हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज है हमारा डे 2 और हमारी प्रश्नावली चल रही है 1.1 यानी कि वास्तविक संख्याएँ। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, कौन सा है पहला सवाल? क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको इस संख्या को यानी कि 140 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसको व्यक्त करते हैं। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा रखे हैं, यदि वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो उस लेक्चर को पढ़ लें। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 140 को हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने लिखा 140, इसको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ये 140 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और 0 का 0। इसी प्रकार दोबारा डिवाइड करेंगे तो 2 तियाँ 6 बचा 1, 0 लगा 10, 2 पंजे 10। अब ये डिवाइड होगा हमारा 5 से, 5 सत्ते 35। अब ये डिवाइड होगा हमारा 7 से, क्योंकि 7 ही बचा है, तो 7 एकम 7। अब इस 140 की अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं आपको, तो आपको इसको नीचे लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना है? 2 गुणे 2 और है हमारा 5 गुणे 7। ये होगा हमारा आंसर। तो इस आंसर को आप बड़ी सिंपली हल सकते हैं, क्योंकि इसके केवल अभाज्य गुणनखंड ही निकालने हैं। तो ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। और मैं आपको ये बता दूं, ये हमारा क्वेश्चन सन 2024 में पूछा जा चुका है, सन 2024 में। तो इसलिए लगा लीजिएगा इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 156। अब हमको निकालने 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसको निकालते हैं। 156 लिखना है हमको, 156 के निकालने अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इसको किससे डिवाइड करना होगा? इसको डिवाइड करना होगा 2 से। 2 सत्ते 14 बचा 1, 16, 2 अट्ठे, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 तियाँ 1, 9। अब ये डिवाइड होगा हमारा 3 से, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। ये अब डिवाइड होगा 13 से। तो हमारे 156 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए हैं? 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं हमारे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणा 3 गुणा 13, गुणा 3 गुणा 13। यही हमारा आंसर होगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो 156 ये क्वेश्चन दिया रखा है वो 2 बार पूछा जा चुका है, वो भी 2022 बोर्ड में और 2023 बोर्ड में। ये 2 बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगाते रहिएगा। और अब देखते हैं इससे तीसरा क्वेश्चन, इससे आगे वाला क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन के निकालने हमको अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे? ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन 38, 25। तो सबसे पहले लिखना है इसको 38 और 25। तो इसके निकालने अभाज्य गुणनखंड तो किस प्रकार निकलेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसके अंत में 5 दिया रखा है। तो करेंगे 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 7 तियाँ 21 और बचे 15, 3 पंजे 15। यानी कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बचे 2, हो जाएंगे हमारे 22, 3 सत्ते 21 बचा 1 और हो जाएंगे 15, 3 पंजे 15। तो इसी प्रकार अब ये दोबारा डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 चौक 12, 6 1 15, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड 3 से। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बचा 1 और हो जाएंगे 15, तो 3 पंजे 15।
और इसी प्रकार अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 एकम 3, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड होगा 5 से। 5 से कितना आएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, ये फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 5 एकम 5, तो ये 17 एकम 17। तो हमारे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 38 25 के हमारे अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। तो यह है हमारा आंसर, देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमको। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख लेंगे, सबसे पहले लिखना है इसको 5005, फिर निकाल लें इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से तो एक डिवाइड होगा नहीं, ये डिवाइड होगा हमारा 5 से, तो 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, और ये अब डिवाइड कितने से होगा, 5 के आगे जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 7, तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28, 2 बचे 21, 7 3 21, 7 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 7 एकम 7 बचे 30, 7 चौक 28 बचे 21, 7 3 21, बचा हमारा 143, 143 ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 एकम 11, 11 3 33, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 11 एकम 11 और बचे 33, 11 3 33, और डिवाइड होगा हमारा 13 से। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं हमारे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणा 13। तो ये आया है हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, वो आपको करना है होमवर्क में। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 1.1 का हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखते हैं। आइए अब दूसरा सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो हमको क्या करना है, इन क्वेश्चन में हमको निकालना है इसका LCM और इसका HCF, और इन दोनों की और दोनों संख्याओं के गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं, ये जांच करके दिखाना है हमको। तो करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91, इनका निकालना है हमको HCF और LCM, और इनकी संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है या नहीं, वो हमको निकाल के इसको दिखाना है। तो सबसे पहले लिखना है सॉल्व 26 का निकालना है हमको, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले इसका। तो पहले निकालेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद निकाल लेंगे LCM और HCF। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 एकम 2, 2 3 6, और ये 13 13, तो 13 इसे ही कटेगा, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 5 से भी नहीं कटेगा, ये हमारा हुआ 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, 7 3 21, और फिर 13 से डिवाइड, क्योंकि 13 तो 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। फिर इसके अभाज्य गुणनखंड दिखाने हैं हमको, 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 26 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणे 13, और जो हमारे 91 के अभाज्य गुणनखंड है, 91 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
90 बन के हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। तो इसका HCF कितना होगा? इसका HCF होगा HCF किसका? 26 का और 91 का। तो इसका HCF कौन सा होगा? इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा 13। तो 13 की सबसे निचली घात, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा 13, तो यही होगा हमारा HCF। HCF होगा हमारा 13। और जो इसका LCM होगा, LCM 26 का और 91 का, 91 का और 26 का LCM होगा 2 गुणे 13। 13 तो इन दोनों में कॉमन है, इसीलिए एक बार लिया जाएगा। तो 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 7 दूनी 14 गुणे 13, और ये हमारा आएगा 182। तो ये आएगा हमारा 182। अब देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन सी है जिनका हमने HCF निकाला है और LCM निकाला है? तो वो है हमारी 26 और 91। तो लिखना है हमको दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल संख्याएं हैं हमारी 26 गुणा 91। तो हमको निकालना है 26 और 91 का। 26 एकम 26, 26 के 6 हाथ से लगे 2, और 26 निम्मा 234, 234 और 2 236। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा ये आएगा। और जो LCM और HCF का गुणनफल कितना आएगा हमारा? LCM और HCF का गुणनफल, LCM कितना है हमारा? LCM है 182 और HCF है 13। तो 13 गुणे 182। तो जब इनकी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगे 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 6 हासिल लगे 10, 13 10 23। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल भी हमारा बराबर आया है। हमने जांच कर दी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमको लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा LCM और HCF की गुणा के। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हमारा 2022 बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2022 बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसीलिए लगाना है इसको इम्पोर्टेंट। तो अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन इसका ही। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे ही क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको LCM निकालना है और HCF निकालना है, और दोनों संख्याओं के गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं वो सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि जांच करनी है। तो लिखना है पहले सॉल्व। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार होंगे? 2 दूनी 4 बचा 1, 10 1 11, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, अब ये देख लेते हैं। 3 अट्ठे 24, 1 15, 3 पंजे 15 डिवाइड हो जाएगा ये हमारा 3 से, तो कर लेते हैं। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब ये डिवाइड होगा हमारा 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और डिवाइड होगा 17 से, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 17 एकम 17,
और इसी प्रकार 92 का देख लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। 2 चौक 8 बच्चा 1 हो जाएंगे 12, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, और अब ये डिवाइड होगा हमारा 23 से, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड है हमारा 2 गुणे 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 का हमारा अभाज्य गुणनखंड है 92 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 92 का अभाज्य गुणनखंड है हमारा 2 गुणे 23। तो अब निकालना है हमको एलसीएम और एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ किसका निकालना है, 510 का कॉमा 92 का। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, जो दोनों में कॉमन हो हम उसको लिख लेते हैं, तो निकलता है हमारा एचसीएफ। तो इसमें हमारा कॉमन क्या है, ये है हमारा कॉमन, तो इसको लिखना एक ही बार है, तो ये हमारा एचसीएफ होगा 2। और एलसीएम की बारी, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना है हमको 510 का 92 का। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, जो हमारा कॉमन है वो उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उसको ऐसे ही लिख देना है। तो हमारा इनमें कॉमन है 2, तो 2 एक बार आ जाएगा हमारा, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसको भी लिख लेंगे। और 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, तो इसकी गुणा करके मैं अभी लिख दे रहा हूँ। तो इसकी गुणा आई हमारी 23,000, इसकी गुणा आई 23,460। तो एलसीएम कितना आया हमारा 23,460। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा हमारा, दो संख्याएं कौन सी है, 510 गुणा 92 की हमारी 0 से गुणा होगी तो आएगा 0। 92 एकम 92 के 2 हाथ से लगे 9, 92 पंजे 460, 460 और 9 469, तो आएगा हमारा 46,920। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा हमारा 46,920। तो अब देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना आया है हमारा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 23,460 और एचसीएफ है 2, तो 2 गुणे 23,460, इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0 का 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 23 दूनी 46। तो गुणा भी हमारी बराबर आई है तो लिखना है अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के, एचसीएफ। तो ये आया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आपको तीसरा क्वेश्चन करना है होमवर्क में। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें क्या करना है, ये पूर्णांक दिए रखे हैं, हमको इनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो निकालते हैं इसके एलसीएम और एचसीएफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 15,
तो पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15, 21। तो लिखना है इसको सॉल्व 12 के अभाज्य गुणनखंड, 2 छक्क 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। और इसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इनके अभाज्य गुणनखंड कितने आए हमारे? 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 और जो हमारा 21 है उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3 गुणे 7। तो इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको। तो किस प्रकार निकलेगा? एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकालना है? 12 का, 15 का और 21 का। तो एचसीएफ जो हमारा तीनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 3 3 3 यही हमारा एचसीएफ है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो ये है हमारा एचसीएफ। और अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका है? 12 का, 15 का और 21 का। तो इसको क्या करना है? जो हमारी संख्या तीनों में कॉमन होगी उसको लिखना है एक बार, बाकियों को लिख देना है। तो जो संख्या हमारी कॉमन होगी इसको लिखना है एक बार, जो संख्या कॉमन नहीं होगी उनको लिख देना है ऐसे ही। तो इसमें हमारा कॉमन क्या है? कॉमन है 3। तो सबसे पहले देखेंगे 2 को। तो 2 है हमारा केवल 12 वाली संख्या में ही। तो 2 है हमारे 2 बार, 2 गुणे 2। 3 है हमारा तीनों में कॉमन, इसीलिए लिखा जाएगा एक बार। अब इससे आगे है हमारा 5। 5 भी किसी में नहीं है, एक ही में दिया हुआ है 5। और गुणे 7, 7 भी एक ही बार दिया रखा है तो 7। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे गुणा करने के बाद, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। तो एलसीएम आया है हमारा 420 और एचसीएफ आया है 3। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। और देखते हैं अब इससे अगला क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है हमको? एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले लिखना है इसको सॉल्व 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 एकम 17 और निकालना है 23 का अभाज्य गुणनखंड। तो 23 एकम 23 और इसी प्रकार 29 का, तो 29 एकम 29, 29 एकम 29। तो इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणे 1। 23 का अभाज्य गुणनखंड होगा 23 गुणे 1 और 29 का अभाज्य गुणनखंड होगा 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 गुणे 1। का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ किसका? 17 का, 23 का और 29 का एचसीएफ कितना होगा? जो हमारा सभी में कॉमन होता है वो होता है हमारा एचसीएफ। तो हमारा इसमें एक कॉमन है तो ये होगा हमारा एचसीएफ। और एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 17 का, 23 का और 29 का एलसीएम। तो इनमें अभाज्य गुणनखंड अलग अलग आए। कितने आए? 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसकी गुणा बहुत लंबी आएगी, आपको कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 3। इसी तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है हमारा। 8, 9 और 25 इसको आपको होमवर्क में कर लेना है। होमवर्क में करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। अब मैं इससे करवाऊंगा अगला वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। आपको इसका एलसीएम की गुणा कर लेनी है ताकि आपका आंसर आ सके। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ निकालना है हम। एचसीएफ 306 का और 657 का कितना आया है? 9। वो भी दिया रखा है हमको। क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है। इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया रखा है एचसीएफ कितना है हमारा? 9
और एलसीएम निकालना है हमको। तो ये कैसे निकलेगा, पहले लिखना है आपको सॉल्व। तो मैंने आपको लिखवा रखा था फॉर्मूला दो संख्याओं के गुणनफल वाला, तो उसको देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं कौन सी हमारी जिनका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो है हमारी 306 और 657 बराबर एलसीएम निकालना है हमको। क्या निकालना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना दिया रखा है, एचसीएफ दिया रखा है हमको 9। तो जब एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम तो 9 आ जाएगा इधर इसके बटे में। तो 306 गुणे 657 अपॉन 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 27, 3 नीम 27। तो ये एलसीएम आएगा हमारा 102 गुणे 219। इसकी गुणा करने पर हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ। 219 गुणे 200 गुणे 102, 9 दूनी 18 का 1 हासिल लगा 1, 2 1 3, 2 दूनी 4, 0 का 0, 9 1 2, 38 3, 9 4 13 हासिल लगा 1 1 1 2। तो गुणा आई हमारी 22,338। कितनी आई, 22,338। तो ये आएगा हमारा एलसीएम। आपका सवाल ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 में आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है, 2022 बोर्ड में आपके पूछा जा चुका है। तो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है और इम्पोर्टेंट लगा के रखना है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले लिखना है इसको सॉल्व। तो हमको इस प्रश्न में बोला गया है कि 6 की पावर जो n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। यानी कि मैं कह सकता हूँ जैसे हम 10 का वर्ग करते हैं तो ये संख्या 0 पर समाप्त होती है हमारी। तो इसी प्रकार इसमें बोला गया है कि जो 6 की पावर n है हमारी, ये कोई भी संख्या के बाद लास्ट में वो आए हमारा 0 आए उस पर समाप्त हो सकती है या नहीं। बस यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको ये बता दूं, इस क्वेश्चन में आपको केवल थ्योरी लिखनी है। थ्योरी किस प्रकार लिखनी है वो अभी मैं बता रहा हूँ। पहले आपको समझा देता हूँ कि ये संख्या 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगी। आप इमेजिन करके देखो कि 6 की पावर 1 हो। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है n बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को रख के देखो तो 6 की पावर जब 1 होगी तो हमारा क्या आएगा, तो आएगा हमारा 6। यदि 6 की पावर 2 होगी तो आएगा 6 छंग 36। यदि 6 की पावर 3 होगी तो कितना आएगा हमारा 36 छक्का 216। यदि 6 की पावर 4 होगी तो कितना आएगा हमारा, तो आएगा हमारा 1296। और इसी प्रकार आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलेगा। यह है 6 की पावर n का मान। तो समझ लो। अब मैं आपको ये बता दूं ये 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है,
जो हमारी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका गुणनखंड किस प्रकार होता है और इसका गुणनखंड किस प्रकार होता है। ये 6 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3, और इसी प्रकार जब 36 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 का गुणनखंड हमारा ये आएगा। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें कॉमन क्या आया, 2 गुणे 3, इसमें ये वाली संख्या आपकी हर संख्या में प्रेजेंट रहेगी, 2 गुणे 3 आपकी हर संख्या में प्रेजेंट रहेगी। और जो हमारी संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उसका गुणनखंड किस प्रकार होता है। यदि माना आपने कि 10 संख्या है वो 0 पर समाप्त हो रही है तो इसका गुणनखंड किस प्रकार होगा, इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 5। और जो 20 होगा, और जो 20 संख्या होगी, 20 संख्या ली हमने 20, तो उसका गुणनखंड किस प्रकार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब लिया हमने 30 तो किस प्रकार होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। और लिया हमने 40 तो किस प्रकार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो ये होगा हमारा जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसकी संख्या में ये वाला जो फैक्टर होता है अभाज्य फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड, ये हमेशा कॉमन रहता है। आप इसमें भी देखोगे, इसमें भी उपस्थित है, इसमें भी हमारा उपस्थित है 2 गुणे 5, और इसमें भी हमारा उपस्थित है। तो ये मैटर है इस संख्या में, ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगी और ये वाली संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, तो इसमें ये मैटर है। इन दोनों में यही डिफरेंट है कि इसका गुणनखंड इस प्रकार है 2 गुणे 3 के रूप में, और जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका गुणनखंड होता है हमारा 2 गुणे 5 के रूप में। इसीलिए ये वाली संख्याएं हमारी 0 पर समाप्त नहीं होंगी 6 की पावर n। तो मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवा दे रहा हूँ, आपको इसमें से कुछ नहीं लिखना है। यदि आपका ये क्वेश्चन आए तो मैं जो थ्योरी लिखवा रहा हूँ आपको केवल वो लिखनी है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन की थ्योरी। इस क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है, यदि कोई संख्या, इसमें आपको थ्योरी लिखनी है, इसमें आपको थ्योरी लिखनी है, यदि कोई प्राकृत प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 0 पर समाप्त होती हो, जो 0 या 0 पर समाप्त होती हो, यदि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 0 पर समाप्त होती हो, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है, n के रूप में होता है। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है, तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा वो किस रूप में होता है, 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है। मैंने आपको बता रखा था कि 10 में ये वाला जरूर कॉमन होगा, 2 गुणे 5, तो यही बोला गया है। मतलब ये प्राकृतिक संख्या है हमारी n बराबर 1। तो इसमें क्या बोला गया, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है, लेकिन जो हमारा जो 6 है उसका गुणनखंड क्या होगा, जबकि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड जबकि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 की पावर n।
और इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होता है। तो जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उसके अभाज्य गुणनखंड में, और जो संख्याएं और 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या है, इन दोनों में क्या है, 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंड में 5 कॉमन नहीं है हमारा। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में जो हमारा 5 है ये उपस्थित नहीं है। तो हमको इसकी थ्योरी क्या लिखनी है, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो इसमें क्या है, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। यदि हमारी संख्या इसमें 5 उपस्थित होती, 2 गुणे 5 के रूप में होता किसी प्रकार, तो ये हमारी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती थी। लेकिन इसमें ये है नहीं उपस्थित, तो ये हमारी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6 की पावर n किसी भी 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर, n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। आपको लिखनी है केवल इतनी सी थ्योरी। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि ये टिपिकल सा क्वेश्चन लगता है बच्चों को। तो हमारा क्वेश्चन था जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको लिखना है सॉल्व। यदि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है, इसके रूप में होता है। जबकि हमारा जो 6 की पावर n है उसका गुणनखंड क्या होता है, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की पावर n के रूप में होता है। और जो हमारा ये गुणनखंड है इसमें हमारा 5 अगर उपस्थित होता तो ये हमारी संख्या 0 पर समाप्त होती। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यह है हमारा 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन, मतलब हमारा 6ठा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 13 गुणे 2 3 गुणे 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमको निकालना है इनकी भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये संख्याएं मतलब जो गुणा और जोड़ करने के बाद निकल के आएगी वो हमारी भाज्य संख्याएं क्यों हैं, वो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखना है सॉल्व। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें क्या होता है, हम पहले मान लेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो माना ए बराबर कितना है हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो हमने माना कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये है हमारा ए के बराबर। तो हमको इसको सॉल्व करना है। 13 हमने ले लिया कॉमन, तो बचा हमारा 7 गुणे 11 प्लस 1। तो 13 11 सत्ते 77 77 प्लस 1, तो ये आएगा 13 गुणे 78। और इसको भी कैसे डिवाइड करेंगे, 13 गुणे 78 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 गुणे 39, और इसको भी आगे डिवाइड किया जा सकता है 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो मैंने क्या बताया कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं
जो एक से डिवाइड हो या तो फिर स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से डिवाइड हो तो वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप कहोगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, विभाजित होती है। तो ये हमारी भाज्य संख्या आएगी। यदि हम इसको गुणा करेंगे तो वो हमारी संख्या निकल के आएगी, वो हमारी भाज्य संख्या होगी। लेकिन आपको लिखना इसी प्रकार है क्योंकि आपको दिखाना है कि भाज्य संख्या क्यों है। हमको ये नहीं निकालना है कि भाज्य संख्या कौन सी है, हमको ये दिखाना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले मैंने माना a के बराबर इस वाले पद को, तो इसको सॉल्व करने के बाद आया हमारा 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो मैंने लिखा अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। और देखते हैं अब इसका दूसरा पोर्शन। तो अब सवाल का इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं। दूसरा पोर्शन है हमारा ये वाला। तो दूसरा पोर्शन को मानते हैं हम b, माना b बराबर कितना है हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5। ये है हमारा दूसरा पोर्शन। ये भाज्य संख्या क्यों है वो हमको दिखाना है। तो हमको लेना है 5 कॉमन क्योंकि प्लस में 5 है, तो 5 कॉमन। तो आएगा हमारा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 छंग 42 गुणे 4 तियाँ 12 12 दूनी 24 प्लस 1, तो 24। तो ये आएगा हमारा 5। 24 की और 42 की गुणा करने पर कितने आएगा, 24 दूनी 48 होता है हमारा। 24 दूनी 48 के 8 हाथ से लगे 4 और 24 चौका 96, 96 और 4 100। तो आएगा हमारा 1008 प्लस 1, तो कितना आएगा 5 गुणे 1009। तो ये भी हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगी क्योंकि एक के और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से डिवाइड हो रही है, वो भी किससे, 5 से और 109 से। तो इसीलिए हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो हमको लिखना है अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। अब भाज्य संख्या क्यों होगी, क्योंकि यह एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती, है। तो ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये स्वयं के और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही है, वो भी 5 से और 109 से। इसीलिए हमारी संख्या निकल के आएगी, वो आएगी हमारी भाज्य संख्या। हमको पूछा गया है कि भाज्य संख्या क्यों है, हमको भाज्य संख्या नहीं निकालनी है, हमको भाज्य संख्या प्रदर्शित करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो ये हमारा हुआ आंसर।
तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये। तो आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो है थ्योरी वाला। थ्योरी वाला क्वेश्चन आपके में इस प्रश्नावली से नहीं आता है। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अगली प्रश्नावली। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।